हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। एक बार फिर कहूँगा, जो स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ेंगे वही क्लास में रहेंगे। ठीक है, जो बंदा चाहे कि मैं पेन कॉपी साथ में लेके बैठूं तो वो साथ में भी बैठ सकता है और इसके अलावा क्लास को डाउनलोड भी कर सकता है। तो थोड़ा राइटिंग पर ध्यान देने के बजाय जो बोल रहा हूं उसे सुनने पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज अपन वही अपनी प्रोसेस लेगी क्वेश्चंस स्टार्ट करने की। ठीक है, तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र में ऐसा कौन सा लिंग हार्मोन है जिसका स्त्रावण नियंत्रण किसके द्वारा होगा? याद रखना, इन चारों में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेल में लिंग हार्मोन का स्त्रावण होता है, उस स्त्रावण का नियंत्रण करता है। याद रखना, एल एच एक ऐसा हार्मोन है जो नर में लिंग हार्मोन का जो स्त्रावण होता है उस स्त्रावण का नियंत्रण करेगा। याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नर में लिंग हार्मोन का स्त्रावण करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात आती है कि एल एच का पूरा नाम। याद रखना, एल एच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखना, एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। एलएच हार्मोन नर में लिंग हार्मोन का जो स्त्रावण होगा उस स्त्रावण को रोकने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा आता है कि एल एच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां पर पाया जाता है? याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि में पाया जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि में पाया जाएगा। अब आता है कि एफएसएच क्या होता है? एफएसएच फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, एफएसएच का पूरा नाम, याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। याद रखना, एफएसएच का काम होता है पुटिकाओं का निर्माण करना। क्या करेगा? पुट्टिका निर्माण। पुट्टिका निर्माण यह महिलाओं में पाया जाता है। याद रखना, एफएसएच हार्मोन महिलाओं में पाया जाएगा। अब आता है जीएच का
पूरा नाम। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये क्या करेगा, ये वृद्धि को बढ़ाएगा। दोबारा बता देता हूं चारों के काम। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का पूरा नाम। LH हार्मोन कहां पाया जाता है? LH हार्मोन मानव की पीयूष ग्रंथि में पाया जाएगा। ठीक है। अगला, LH हार्मोन का काम क्या होता है? LH हार्मोन का काम होगा कि जो नर होता है उसके जितने भी सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनका स्त्रावण होगा। उस स्त्रावण का नियंत्रण करेगा LH हार्मोन। ठीक है। अब आ गया FSH। सबसे पहला क्वेश्चन, FSH का पूरा नाम। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह तो हो गया FSH का पूरा नाम। ठीक है। FSH का काम क्या होता है? याद रखना, FSH का काम होता है मादाओं में पुटिका का निर्माण। ठीक है। बात आती है GH क्या होता है? GH एक ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है। जो क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ढंग से देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 को। आपका क्वेश्चन है आवर्त विधि की विशेषता है। आवर्त विधि का मतलब एंजियोस्पर्म। याद रखना, एंजियोस्पर्म की विशेषता क्या होगी? 4 ऑप्शन आएंगे, इन चारों में से एक बताना है कि आवर्त विधि कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन, बीज फल भित्ति के अंदर होंगे, या इसमें पुष्प नहीं बनेंगे, या पुष्प वायु परागण करेंगे, या नगन बीजी होंगे। याद रखना, जिनमें पुष्प नहीं बनते उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेम्स। याद रखना, जिनमें पुष्प नहीं बनते उनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेमस। बात आती है कि क्रिप्टोगेमस कौन कौन होता है। याद रखना, क्रिप्टोगेमस के उदाहरण है शैवाल, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है। वे पादप जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं उनको क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। और क्रिप्टोगेमस के उदाहरण होंगे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब बात आती है कि पुष्प वायु के द्वारा परागण करेंगे, इसे बोला जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली। पुष्पों का वायु द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। याद रखना, और जब कोई पुष्प चमगादड़ के द्वारा परागण करेगा उसे क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरो
फिली, वो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले यही बात करेंगे। याद रखना नगन बीजी होते हैं, याद रखना नगन बीजी हमेशा जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नगन बीजी माने जाते हैं, नहीं बल्कि होते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका सोल हो जाएगा, 100% आपका सोल है। वायु द्वारा परागण एनिमोफिली, पुष्प नहीं बनते हैं उन प्लांट को क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगैमस होते हैं। बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म नगन बीजी होते हैं। और आवर्त बीजियों की विशेषता यही होता है कि आवर्त बीजियों में जो फल होता है ना, सॉरी, जो बीज होता है ना, बीज वो फल के अंदर होता है। यही आवर्त बीजी का सबसे बड़ा लक्षण होता है। दोबारा बता रहा हूं, आवर्त बीजी का प्रमुख लक्षण होता है कि बीज फलों में बंद होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके क्वेश्चन में बनता है, वो आगे बताऊंगा। आवर्त बीजी 2 प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त बीजी के 2 प्रकार याद रखना, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, सॉरी द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन 2 प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण बता देता हूं, याद रखना। साइकस और इसके अलावा पाइनस, ये क्या होता है? ये द्विबीजपत्री हो, सॉरी माफ करना, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? याद रखना, जब बीज फलों के अंदर पैक होंगे तो उसको आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और जब बीज नगन होंगे, फल भित्ति में नहीं होंगे, तो उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है साइकस और पाइनस। एपिड्रा भी होता है। इसके अलावा आवर्त बीजी के 2 प्रकार, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, पुष्प नहीं बढ़ते हैं, क्रिप्टोगैमस। और पुष्पों में वायु द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है परागण में से। याद रखना, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा परागण है जिसको अपन पक्षियों के द्वारा होने वाला माना जाता है। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण 4 ऑप्शन है। ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली और एंटिमोफिली। तो याद रखना, ऐसा परागण जो पक्षी करेंगे या पक्षियों के द्वारा होगा, उस परागण को ऑर्निथोफिली बोला जाएगा। याद रखना, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण सॉरी पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। याद रखना, इसके द्वारा क्वेश्चन आएगा, चिरोप्टेरोफिली किसके द्वारा होने वाला परागण है? याद रखना, ऐसा परागण जो चमगादड़ों के द्वारा होगा, उस परागण को याद रखना, चिरोप्टेरोफिली बोला जाता है। चमगादड़ों के द्वारा
चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागण चिरोप्टेरोफिली कहलाता है। चिरोप्टेरोफिली, थोड़ा नाम बोलने थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। चिरोप्टेरोफिली, याद रखना चमगादड़ों के द्वारा होने वाला परागण चिरोप्टेरोफिली कहलाता है। इसके अलावा जल द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा जल द्वारा होने वाला या जलीय जीवों के द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। क्वेश्चन आता है कीट द्वारा होने वाला परागण एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। चमगादड़ों के द्वारा होने वाला परागण चिरोप्टेरोफिली कहलाता है। जल द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। कीट द्वारा होने वाला परागण एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक परागण पादपों में किस प्रकार का या कौन सा होगा? याद रखना पादपों में 80% परागण तो कीटों के द्वारा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा परागण पादपों में कीट करते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को, सबसे ज्यादा परागण कीटों के द्वारा होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है ऐसे पादप जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसे पादप का नाम बताओ जिसके पुष्प हमेशा ही बंद रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, वायोला, मटर, मिराबिलस या अंगूर। इन चारों में से ऐसे पादप का नाम बताओ जिसके पुष्प हमेशा बंद रहेंगे या जिसके पुष्प कभी भी नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर याद रखना, वायोला के पुष्प कभी भी नहीं खुलते हैं। याद रखना वायोला के पुष्प कभी भी नहीं खुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे रखा है एनसीईआरटी में कि जिसके पुष्प कभी नहीं खुलते हैं। याद रखना कनकोवा, कनकोवा, याद रखना कनकोवा। और इसके अलावा एक ड्रोसेरा, इसके पुष्प कभी भी नहीं खुलते हैं। याद रखना जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? जब किसी पादप के पुष्प हमेशा बंद रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, उसको अपन क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। बात आती है कि ऐसा पादप जिसके पुष्प बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगी होगा।
याद रखना ऐसे पादप जिसके पुष्प द्विलिंगी होगा। मटर होता है वो द्विलिंगी होता है। ठीक है, मटर को अपन गिटोगेमी के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखना। इसके अलावा मिराबिलस के पुष्प हमेशा खुले रहते हैं। याद रखना मिराबिलस के पुष्प हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले पुष्प इनके पुष्प होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। इसके अलावा मिराबिलस का एक उदाहरण और आएगा, सदाबहार हमेशा खुला रहता है। सदाबहार याद रखना, सदाबहार हमेशा खुला रहता, इसके पुष्प। कैंथेरेंथस याद रखना, कैंथेरेंथस के हमेशा पुष्प खुले रहते हैं। इन्हें बोलते हैं उन्मीलिय। याद रखना उन्मीलिय, उन्मीलिय। ठीक है, अंगूर होता है वो किसका उदाहरण है? सौबंधीयता, सौबंधीयता का उदाहरण होता है। याद रखना अंगूर सौबंधीयता का उदाहरण होगा। तरीके से लिख देता हूं, 1 मिनट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, ऐसे पादप जिनके पुष्प हमेशा बंद रहेंगे उन पादपों को अनुमीलियता या क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। उदाहरण वायोला, कनकोवा, इसके अलावा ड्रोसेरा। पहला ऑप्शन का कंप्लीट थ्योरी। मटर होता है वो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है। ठीक है, इसको ऑटोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। मिराबिलस और सदाबहार यह दोनों ऐसे पादप हैं जिनके पुष्प हमेशा खुले रहेंगे, उन्हें उन्मीलिय बोला जाता है। बात आती है अंगूर की, क्या कहानी है? अंगूर को सेल्फ फर्टिलिटी या सौबंधीयता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ेंगे अपन निम्फिया में परागण किसके द्वारा होगा। याद रखना, सबसे पहली बात याद रखना, निम्फिया एक जलीय पादप होता है। याद रखना निम्फिया एक जलीय पादप होता है, यह तो पक्का है। लेकिन पूछ रहा है कि निम्फिया है तो जलीय पादप, लेकिन परागण किसके द्वारा होगा निम्फिया में? याद रखना निम्फिया है तो जलीय पादप, लेकिन निम्फिया में परागण तो किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होता है। ठीक है, निम्फिया कैसा होता है याद रखना, बेसिकली निम्फिया होगा वो जलीय होगा, लेकिन पूछ रहा है परागण किसके द्वारा होगा। याद रखना वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या चमगादड़ के द्वारा। सीधा सीधा आंसर करना है, निम्फिया होता तो जलीय है, परंतु निम्फिया में परागण तो कीट के द्वारा होगा। याद रखना निम्फिया में परागण कीट के द्वारा होगा।
ठीक है, वेरी गुड। कीट में और किस किस के द्वारा परागण होता है? जैसे पतंगा हो गया, मधुमक्खी, मधुमक्खिया, इसके अलावा तितली या बीटल। याद रखना, पतंगा, मधुमक्खिया, तितलिया, बीटल और इसके अलावा निम्फिया, इन पांचों में परागण हमेशा कीट के द्वारा होगा। कीट के द्वारा कितना परागण होता है? लगभग 80% परागण तो कीटों के द्वारा होगा। ठीक है, बात आती है वायु परागण क्या होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वायु के द्वारा होने वाला परागण एनिमोफिली कहलाता है। ठीक है, बात आती है वायु द्वारा परागण किस किस में होगा? घास में रोमिल, घास की जो रोमिल होती है उसमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होगा। क्यों होता है? क्योंकि घास हल्की होती है, इसीलिए वायु द्वारा परागण होगा। बात आती है पक्षियों के द्वारा परागण। इसकी बहुत बड़ी रेखा है, याद रखना पड़ेगा। पक्षियों के द्वारा परागण तंबाकू में, तंबाकू, नेक्टेरिना, नेक्टेरिना, इसके अलावा शकरखोरा। शकरखोरा को एक नाम से और जाना जाता है, याद रखना, सनबर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुंजन पक्षी, या इसको बोला जाता है हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण ओर्निथोफिली कहलाता है। पक्षियों के द्वारा परागण किस किस में होता है? तंबाकू या निकोटियाना, नेक्टेरिना, शकरखोरा या सनबर्ड, हमिंग बर्ड या क्या याद रखना है? गुंजन पक्षी। इनमें परागण हमेशा पक्षियों के द्वारा होगा। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा किस किस में होगा? इसके द्वारा होगा काइजिलिया, काइजिलिया, इसके अलावा इसका उदाहरण होगा कदम, इसके अलावा होगा, इसका उदाहरण होगा कैंथेरेंथस, कैंथेरेंथस, और बालन कीड़ा भी इसका उदाहरण होता है। याद रखना, दोबारा बता देता हूं, निम्फिया में परागण होगा, निम्फिया जलीय होता है, निम्फिया में परागण कीट द्वारा होगा। और निम्फिया के अलावा पतंगा, मधुमक्खिया, तितली और बीटल, इन चारों में कीट द्वारा परागण होगा। 80% परागण तो अकेले कीट ही कर देते हैं। ठीक है, वायु द्वारा घास रोमिल में होगा। याद रखना, वायु द्वारा होने वाला परागण एनिमोफिली कहलाता है। निम्फिया में होने वाला परागण का नाम बताओ? एंटोमोफिली। पक्षी द्वारा तंबाकू, नेक्टेरिना, शकरखोरा और गुंजन पक्षी, इन चारों में पक्षियों के द्वारा परागण होगा। चमगादड़ के द्वारा चिरोप्टेरोफिली बोला जाता है। याद रखना, काइजिलिया, कदम्ब, कैंथेरेंथस, इन चारों में चमगादड़ द्वारा परागण
होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैव आवर्धन का स्रोत होगा। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, जैव आवर्धन का स्रोत होगा। 4 ऑप्शन है, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया या इसके अलावा सभी। तो याद रखना, जैव आवर्धन का स्रोत यह तीनों ही होंगे। ठीक है, जैव आवर्धन का स्रोत इन तीनों को माना जाता है। ठीक है, बात आती है कि जीवाणु होते हैं, उनकी भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड द्वारा। याद रखना, म्यूकोपेप्टाइड द्वारा जीवाणुओं की भित्ति बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, कवकों की कोशिका किस रूप में भोजन ग्रहण करती है? ग्लाइकोजन। याद रखना, कवकों का भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आता है, द्वितीय निषेचन में से 4 आंसर हमेशा बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। सबसे पहला आंसर याद रखना, नर युग्मकों का तिरसलियन। नर युग्मकों का तिरसलियन, त्रिसलियन। नर युग्मकों का त्रिसलियन क्या कहलाता है? द्वितीय निषेचन। ठीक है, द्वितीय निषेचन किनमें पाए जाते हैं? याद रखना, द्वितीय निषेचन आवर्त बीजियों में होंगे। आवर्त आवर्त बीजियों में होंगे। इसका आंसर नंबर 3 और क्या आता है? द्वितीय निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? याद रखना, द्वितीय निषेचन की खोज नवाचिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नवाचिन ने की थी। द्वितीय निषेचन की खोज नवाचिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन से पादप में द्वितीय निषेचन की खोज हुई थी? फ्रिटिलेरिया, लीलियम, फ्रिटिलेरिया लीलियम नामक पादप पर द्वितीय निषेचन की खोज हुई थी। द्वितीय निषेचन से आज तक मात्र 4 ही क्वेश्चन बढ़ते हैं। द्वितीय निषेचन की खोज की नवाचिन नामक वैज्ञानिक ने। द्वितीय निषेचन की खोज कौन से पादप में हुई? फ्रिटिलेरिया लीलियम में।
द्विनिषेचन किनमें देखा गया? आवर्त बीजियों में। द्विनिषेचन किसे कहा जाता है? याद रखना, नर युग्मकों का त्रिशल्यन क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में जरूरी कारक होता है। रक्त स्कंदन में जरूरी कारक, रक्त स्कंदन में जरूरी कारक। चार ऑप्शन आएंगे, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, इसके अलावा पोटेशियम। याद रखना, रक्त स्कंदन में जरूरी कारक होगा। चार ऑप्शन है, आयरन, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। इन चारों में से ऐसा कौन सा कारक है जो रक्त स्कंदन में जरूरी या आवश्यक होता है? याद रखना, कैल्शियम एक ऐसा कारक होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर आएगा कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में जरूरी कारक होता है। क्वेश्चन आता है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है या किसके कारण होगा? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होगा। ठीक है, याद रखना, यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है और उसका ब्लड रुक जाता है, ब्लड का थक्का बन जाता है, उस थक्के का बनने का कारण कौन सा तत्व है? कैल्शियम। और याद रखना, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि डिकोगेमी कौन सा प्लांट होगा? चार ऑप्शन है, गुड़हल, पेटूनिया, लौकी या सभी। इन चारों में से डिकोगेमी का मतलब क्या होगा या डिकोगेमी कौन सी होती है जो अलग अलग समय पर पकती है? ठीक है, उनका जो पकने का समय होता है वो अलग अलग होता है, उससे डिकोगेमी बोलते हैं। इसको बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। याद रखना, जो अलग अलग समय पर पकती है, बोले तो भिन्न काल पक्वता, इसका मतलब होता है डिकोगेमी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, डिकोगेमी क्या होती है? भिन्न काल पक्वता को डिकोगेमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण गुड़हल, पेटूनिया, लौकी या सभी, इन चारों में से डिकोगेमी का उदाहरण है। याद रखना, गुड़हल,
गुड़हल होगी वो डिकोगेमी होगी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन डिकोगेमी होता है? कपास, सूरजमुखी, सूरजमुखी और इसके अलावा अरणी। याद रखना ये तीनों क्या होती है? ये तीनों भिन्न काल पक्वता या डिकोगेमी का उदाहरण होगा। ठीक है, अब बात आती है पेटूनिया किसका उदाहरण है? याद रखना पेटूनिया सेल्फ फर्टिलिटी या सौबंध्यता का उदाहरण होगा। याद रखना पेटूनिया सौबंध्यता या सेल्फ फर्टिलिटी का उदाहरण होगा। ठीक है, सौबंध्यता के उदाहरण दो और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, अंगूर और राखी बेल। याद रखना सौबंध्यता के दो उदाहरण और है, अंगूर व राखी बेल। राखी बेल याद रखना अंगूर, पेटूनिया और राखी बेल ये तीनों सौबंध्यता का या सेल्फ फर्टिलिटी का उदाहरण होगा। ठीक है, अब बात आती है लौकी। लौकी होती है वो होती है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी ठीक है, डिक्लाइनी का उदाहरण होता है लौकी या यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी याद रखना डिक्लाइनी डी है, याद रखना डिक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी का उदाहरण या एक लिंगता, एक लिंगता का उदाहरण लौकी और इसके अलावा तुरई। यह दोनों एक लिंगता, डिक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी का उदाहरण होगा। दोबारा समझा देता हूं, डिकोगेमी क्या होती है? भिन्न काल पक्वता को डिकोगेमी बोला जाता है। ठीक है, डिकोगेमी कौन कौन सी पदार्थ, सॉरी माफ करना, कौन कौन से पादप होंगे? कपास, गुड़हल, सूरजमुखी और अरणी, ये चार क्या होते हैं? डिकोगेमी। ठीक है, सौबंध्यता के उदाहरण पेटूनिया, राखी बेल और अंगूर, ये तीनों क्या होते हैं? सौबंध्यता के उदाहरण। लौकी और तुरई ये दो किसके एग्जाम्पल है? डिक्लिनी या इसके अलावा यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता के। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ध्यान से देखना, निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम नवास्चिन, स्ट्रासबर्गर, एवी ल्यूवेनहॉक या सभी। याद रखना निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने निषेचन की खोज की थी। किसमें की थी? लीलियम में। लीलियम में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने निषेचन की
खोज की थी। ठीक है, अब बात आती है नावासी ने क्या किया। पहले तो बताया था, नावासी ने द्वीप निषेचन की खोज की। द्वीप निषेचन खोज, द्वीप निषेचन की खोज नावासी ने की थी। और जीवाणुओं की खोज, जीवाणु खोज ये किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं की खोज की थी। वह जीवित कोशिका को देखा। वह लिविंग सेल, याद रखना, जीवित कोशिका व लिविंग सेल की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। निषेचन की खोज लिलियम में स्ट्रासबर्गर ने की थी। इसके अलावा द्वितीय निषेचन की खोज नवास्ची ने फ्रिटिलेरिया लिलियम नामक पादप पर की थी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, याद रखना, अपस्थानिक बोरणता पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अपस्थानिक, अपस्थानिक अपस्थानिक बोरणता उपस्थित कौन से प्लांट में होती है अपस्थानिक बोरणता? दोबारा बता रहा हूं, ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिनमें अपस्थानिक बोरणता पाई जाती है। नींबू पहला एग्जांपल। दूसरा याद रखना, आम। तीसरा होगा, कौन सा होगा? अपस्थानिक बोरणता यूफोर्बिएसी कुल में पाई जाएगी। यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी में। इसके अलावा कैक्टस, और कैक्टस के अलावा आर्किडेसी। आर्किडेसी, इन तीन कुलों में अपस्थानिक बोरणता पाई जाती है। नींबू, आम, यूफोर्बिएसी कुल, कैक्टेसी और आर्किडेसी, इन पांचों में अपस्थानिक बोरणता पाई जाती है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। याद रखना, पराग नली की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन है पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, याद रखना, इसका सबसे पहला कारक पराग नलिका की वृद्धि यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय होगी। एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? पराग नलिका की वृद्धि में कौन सा एंजाइम होता है? पेक्टिनेज, पेक्टिनेज
ठीक है। तीसरा आता है पराग नली की जो वर्दी होती है वो किस प्रकार की होगी। याद रखना पराग नलिका की वर्दी केमोट्रोपिक या रसायन अनुवर्ती होती है। कीमोट्रोपिक या रसायन अनुवर्ती प्रकार की वर्दी होती है। दोबारा बता देता हूं, पराग नलिका की वर्दी होगी एक दिशीय, वेरी गुड। दूसरा, पराग नलिका की वर्दी में कौन सा एंजाइम सहायक होगा। याद रखना पेक्टिनेज नामक एंजाइम पराग नली की वर्दी में सहायक होगा। इसके अलावा पराग नलिका में वर्दी किस प्रकार की होती है। कीमोट्रोपिक प्रकार की होती है या रसायनवर्त प्रकार की वर्दी पाई जाएगी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं पराग नलिका में से। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 उभयचर का लक्षण होगा। याद रखना उभयचर या उभयचरों का लक्षण। उभयचरों का लक्षण होगा। सबसे पहली चीज, उभयचर किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, जो जीव जल और थल दोनों जगह पर पाए जाएंगे उसे उभयचर कहते हैं। जल व थल में उपस्थित। ठीक है। दूसरा आएगा उभयचर का उदाहरण होता है। याद रखना नम होते हैं और उनमें ग्रंथियां पाई जाती है। उभयचर की 2 प्रमुख विशेषता यही होती है कि वो एक तो नम होते हैं और उनमें ग्रंथियां होगी। नम व ग्रंथि युक्त होंगे। तीसरा, पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है। बरायो फाइटा, इसको पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। उभयचर की 3 विशेषता है। ऐसे पादप जो जल और थल दोनों जगह पर होंगे उन्हें उभयचर बोला जाता है। उभयचरों का लक्षण यही होता है कि वो नम होते हैं और ग्रंथि युक्त होते हैं। ठीक है, उभयचर का उदाहरण है बरायोफाइटा जो जल और थल दोनों जगह पर पाया जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैरियोफिलेसी कौन से कुल में आता है। याद रखना कैरियोफिलेसी किसका उदाहरण है। हार्कोगेमी, हेटेरोस्टाइल, डिकोगेमी या सभी। याद रखना हार्कोगेमी का उदाहरण होता है कैरियोफिलेसी। याद रखना कैरियोफिलेसी हार्कोगेमी का
उदाहरण होगा। इसकी क्या होता है कि वर्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा होगी पुंकेसर से। याद रखना, वर्तिका की लंबाई ज्यादा होगी। इसकी विशेषता बता रहा हूं। हार्कोगेमी में क्या होगा, वर्तिका की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि पुंकेसर कैसा होता है कि लंबाई कम होती है। कैरियोपिलेसी हार्कोगेमी का उदाहरण है। हार्कोगेमी का मतलब है कि ऐसे वर्ग जिनमें वर्तिका की लंबाई ज्यादा होगी जबकि पुंकेसर की लंबाई कम होगी। ठीक है, बात करूं मैं हेटेरो स्टाइल की, इसका उदाहरण होगा एनसीईआरटी में दे रखा है प्रिमूला। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो विशेषता होती है। यदि पुंकेसर बड़ा होगा तो वर्तिका स्टाइल छोटी होगी। स्टाइल पी के नाम से डिनोट कर रहा हूं मैं। एंथर पुमंग होता है वो, तो पी के द्वारा पुंकेसर को दर्शा रहा हूं। पी ज्यादा पुंकेसर ज्यादा तो वर्तिका छोटी, और यदि वर्तिका की लंबाई ज्यादा तो पुंकेसर की लंबाई कम। याद रखना, हर हार्कोगेमी में क्या होगा, वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है, पुंकेसर की लंबाई कम होती है। यह उसकी सीधी विशेषता होती है। उदाहरण बता दिया कैरियोपिलेसी। हेटेरो स्टाइल में बताऊं क्या होता है। हेटेरो स्टाइल में क्या होता है, प्रीमूला इसका उदाहरण है। स्टाइल पुंकेसर बड़ा, वर्तिका का छोटा, सॉरी वर्तिका छोटा, पुंकेसर बड़ा। डिकोगेमी का उदाहरण आपको पता है, अलग अलग समय में पकती है। कपास, गुड़हल, और इसके अलावा सूरजमुखी। ठीक है, ये तीन उदाहरण हो गए कपास, गुड़हल और सूरजमुखी डिकोगेमी के। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबने बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा भी होगा। अब पढ़ेंगे अपन अपना सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बहुपूर्णता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आया है आपके, बहुपूर्णता पाई जाएगी। दो उदाहरण आएंगे आपके, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। याद रखना, बहुपूर्णता जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की प्रमुख विशेषता नगन बीज होते हैं, पहली विशेषता। ठीक है, दूसरी, जिम्नोस्पर्म कौन कौन से होंगे, साइकस, और इसके अलावा पाइनस, या इसको बोलते हैं अपन चीड़, और एपिड्रा। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं। इनकी लंबाई ज्यादा होती है। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री। बीजपत्री, इनमें बीज फलों में बंद होता है। बीज फलों
में बंद। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब अगला लेक्चर देखेंगे।